हेलो एवरीवन, माय नेम इज साहिल एंड आज के इस वीडियो में हम जिस केस की बात करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग सकता है कुछ लोगों को। तो जो भी लाइट हार्टेड लोग हैं वो इस वीडियो को ना ही देखे तो ठीक रहेगा। इस वीडियो के रिसर्चिंग एंड स्क्रिप्टिंग में मुझे जो सारी चीज़ें पता चली है, साथ ही साथ जितना डिस्टर्बिंग मैंने फील किया है, हो सकता है आप भी उसे फील कर सको। साथ ही साथ इस वीडियो में जितने भी सारे इमेजेस और ऑडियोज आपको दिखने वाले हैं, सारे ऑन रिकॉर्ड्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। सो बिना किसी देरी के हम लोग आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। डेविड ग्लैडज़ल, ब्रूकफील्ड, कनेटिकट। डेविड एक 12 साल का नॉर्मल बच्चा जो अपनी फैमिली के साथ यूएसए के सबसे पीसफुल शहरों में से एक ब्रूकफील्ड में रहा करता। उसके फैमिली में उसके पेरेंट्स, उसके 2 भाई और एक सबसे बड़ी बहन डेबी ग्लैडज़ल थी। डेबी का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, आर्ने शेयन जॉनसन, और ये दोनों इंगेज भी थे। तो आर्ने का डेबी के घर में आना जाना लगा रहता था। अगर आर्ने की बात करें तो आर्ने एक ऐसा लड़का था जो कि एक आइडियल लड़का कह सकते हो, जो कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा वैसा हो। तो दोस्तों बात है जुलाई 1980 की। डेबी और आर्ने अपने लिए एक रेंटेड अपार्टमेंट देख रहे होते हैं एंड उन्हें मिल भी जाता है और उसे वो फाइनल वगैरह कर देते हैं। इसके बाद जब सामान शिफ्टिंग की बात आती है तो डेबी अपने तीनों छोटे भाई, जिसमें डेविड भी शामिल होता है, उसे उस घर में ले जाती है। जैसे सभी लोग उस घर में पहुंचते हैं वैसे सारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अलग अलग रूम्स में सामान वगैरह शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। डेविड भी एक बॉक्स उठाते हैं और वो सीधा जाता है मास्टर बेडरूम की तरफ। जैसे डेविड मास्टर बेडरूम की ओर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ ऑलरेडी एक पुराने जो ओनर थे उनका एक वाटर बेड रखा हुआ है। अब डेविड वाटर बेड को देख के सीधा वाटर बेड की ओर दौड़ते हैं और वाटर बेड पे खेलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि शायद किसी ने उसके पैर पकड़े और उसे एकदम से गिरा दिया है। थोड़ी देर बाद जब डेविड की आंखें खुलती है और वो आजू बाजू देखता है तो देखता है कि वो उसी वाटर बेड पे लेटा हुआ है। जब वो थोड़ा नज़र घुमाता है तो उसे दिखता है कि एक डल सी स्किन में, एक झुर्रीदार शर्ट और ब्लू जीन्स में एक बूढ़ा आदमी कमरे के कोने में खड़ा है और धीरे धीरे डेविड के पास आ रहा है। पहले तो डेविड को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वो देखता है कि उस बूढ़े आदमी के वो आर पार देख सकता है तो डेविड घबरा जाता है। और जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है वो एक ही चीज़ बार बार दोहराता है, बीवेयर, संभल के रहो। डेविड जैसे ये सब देखता है वो जैसे तैसे उस रूम से भागता है और उस घर से भाग के वो सीधा घर के बाहर एक पेड़ के पास जाके छुप जाता है। जब डेविड को सब लोग देखते हैं कि वो पेड़ के पास एक डरा सा सहमा हुआ सा है तो सब लोग सोचते हैं कि शायद डेविड बहाना बना रहा है ताकि उसे ये घर क्लीनिंग एंड सामान शिफ्टिंग वगैरह में हेल्प नहीं करनी है। इसके बाद डेविड अपने घर चले जाता है, लेकिन घर जाने के बाद भी डेविड काफ़ी डरा हुआ और सहमा हुआ होता है। काफ़ी देर डेविड का ये बिहेवियर देखने के बाद जब सब लोग उससे पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ, तो वो कहता है कि वो बूढ़ा आदमी उसके घर के पास आ रहा है और वो उसे जान से मार देगा। सबको लगा कि ये सारी बातें बनी बनाई हैं और डेविड कहीं ना कहीं जो काम से वो बचने की कोशिश कर रहे थे उसी चीज़ को वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब दोस्तों रात होती है और सब डिनर पे होते हैं। डेबी और आर्ने डेविड से कुछ नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं एंड तभी डेविड कहता है कि जो डेबी और आर्ने का रेंटेड अपार्टमेंट है उस अपार्टमेंट में अभी वो बूढ़ा आदमी जा रहा है और उसका डॉग जॉर्ज उस घर के मेन डोर को स्क्रैच कर रहा है। ये सारी बातें सुन के डेबी और आर्नी और जो भी उनके सारे फैमिली मेम्बर्स हैं सब इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगले दिन जब डेबी और आर्ने घर में जाते हैं अपने तो वो देखते हैं जो डेविड ने उस रात कहा वो सच में था। उस घर में सच में क्रैचेस थे जो कि कल तक नहीं थे। इसके अलावा अब हर रात कुछ ना कुछ अजीब होने लगा। कभी डेविड ऐसी कुछ भाषाओं में बात करता जिन भाषाओं का उसे नॉलेज भी नहीं है, या फिर कभी डेविड अपनी सबसे प्यारी माँ को गालियाँ देता। साथ ही साथ कभी कभी वो अपनी माँ पे अटैक कर देता, कभी अपनी ग्रैंड माँ पे अटैक कर देता। तो काफी सारी ऐसी चीजें हो रही थी जो कि ग्लैडज़ल फैमिली को काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। और दोस्तों सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी कि हर रात किसी न किसी को डेविड का ध्यान रखने के लिए रात को जागना ही पड़ता। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जहाँ डेविड के साथ कोई ना हो, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि डेविड कब क्या करे। इवन आर्ने जो कि उनका फुल टाइम फैमिली मेंबर भी नहीं था, वो भी डेविड का ध्यान रखने के लिए शाम को 5 बजे तक के वो जॉब पे जाता और 5 से 11 वो सोता एंड रात 11 बजे से रोज सुबह तक के वो डेविड का ध्यान रखता। 1 या 2 रातों के बाद जूडी जो कि डेविड की माँ होती है, वो डेविड से घोस्ट रिलेटेड या फिर उस बूढ़े आदमी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछती है और वो विटनेस करती है कि जितने वो सवाल पूछ रही है उतने बार डेविड को कोई मार रहा है। कोई इनविजिबल सा हाथ है जो उसे मार रहा है, जिसके बाद उसके गालों पे और उसके गले पे लाल लाल कुछ निशान बन रहा है।
वो जितने ज़्यादा सवाल पूछती है, जितने ज़्यादा उस बूढ़े आदमी की बात करती, उतना ही ज़्यादा ज़ोरों से डेविड रोता, डेविड चिल्लाता और उतने ही ज़्यादा गाढ़े उसके निशान होते। एंड एट लास्ट सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि डेविड अपनी माँ से कहता है कि माँ रुक जाओ, अगर आप नहीं रुकोगी तो ये मुझे मार देगा। अब दोस्तों जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उनके माँ और पापा दोनों कहीं ना कहीं किसी प्रीस्ट की मदद लेने जाते हैं ताकि जो भी चीज़ें हो रही है डेविड के साथ वो होनी बंद हो जाए। जब वो दोनों प्रीस्ट से मिलते हैं तो प्रीस्ट उन्हें डायरेक्ट कोई हेल्प करने से मना कर देते हैं, बट वो कहते हैं कि आप एड वॉरेन एंड लॉरेन वॉरेन से जाके मिल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और इन दोनों का काम होता था मेनली जो भी ऐसे सारे केसेस होते थे उनके इन्वेस्टिगेशंस करना, मेनली ये पता करना कि ये केस साइकोलॉजिकल है या वाकई इसमें कोई पोजीशन वगैरह इन्वॉल्व है। खैर जूडी एड एंड लॉरेन से कांटेक्ट करती। वॉरेंस ने जब डेविड को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो उन्हें एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये केस साइकोलॉजी नहीं बल्कि पोजीशन का ही है। इसके अलावा उन्होंने खुद कई सारे ऐसे इंसिडेंट डेविड के घर में विटनेस किए जो शायद इन सारे क्लेम्स को और भी ज़्यादा पुख्ता करती है। जैसे कि डेविड का फेवरेट एक डायनासोर वाला टॉय था जो अपने आप चलना शुरू कर देता है और एक जगह आके कहता है बीवेयर, संभल के रहो। इसके अलावा दोस्तों वॉरेन और जो पूरी फैमिली थी डेविड की, उनके बयानों के हिसाब से जब भी डेविड पजेस हुआ होता है या पजेस होने के लिए शुरू होता है तो उसका एक पर्टिकुलर वार्निंग साइन होता है। एक समय आने के बाद डेविड जोरों से अपनी गर्दन को चेस्ट के पास ले जाता है और फिर धीरे धीरे एकदम क्रीपी तरीके से वो अपनी गर्दन को ऊपर उठाता है और उसके बाद जो उसके सारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं या फेशियल फीचर्स होते हैं वो एकदम चेंज हो जाते हैं। उसकी आंखें एकदम दूध से ज़्यादा सफ़ेद और उसकी जो क्रीपी सी हंसी, ये अंदेशा होता है कि डेविल या जिसे वो बीस्ट कहता है वो उसके अंदर आ चुका है। इसके बाद एड एंड लॉरेन सारे प्रूफ, सारे फोटोग्राफ, सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग सब चीज़ें वहाँ पे चालू कर देती है ताकि वो चर्चेस के सामने कुछ ऐसे सबूत पेश कर सके जिससे सारे प्रीस्ट है वो एग्जॉर्सिज्म को लेके परमिशन अलाउ करे। फिर भी डेविड को फुल एग्जॉर्सिज्म की परमिशन नहीं मिलती है और जो भी उसके घर के पास चर्च होता है वो उनके साथ कुछ लेज़र एक्सॉर्सिज्म करते हैं। जब चर्च में डेविड का फर्स्ट एक्सॉर्सिज्म चल रहा होता है डेविड बहुत ज़्यादा पेन में होता है। जितनी भी सारी प्रोसेस हो रही होती है उनसे डेविड कहीं ना कहीं कभी हवा में उड़ता, कभी अपने शेप्स चेंज करता और ये सब चीज़ें आरने से देखी नहीं जाती। In the name of Jesus, Jesus repels you. Leave this child alone. It's on your forehead. Yes, Mother, you are not strong, you're weak. You're weak. Ryan. Jesus loves this boy. This is his child. Wake him out of it. Lock him up. Do something. He won't get out of it right now, Ma. He told me the angel will turn nothing down. Well, what do you think he's been doing all In the this name of the time? Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. You gotta hold him down. He told me to. Hold him on the ground. He said. David, Mommy's here. Mommy's here. Come on. Wake up. Come on. Get up. Come on. Let's go. Get out of it. Get out of my son. Get out of my son. Come on. Come on, son. Come on. Get up. Get away from me. No! I'm your mother. David. David. Wake up. The Get up. oil. Yes, David. Please, the Holy Mommy loves you. Mommy In the name of loves the you. Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. Well, you can't sit him up here. David, get up! My God, get up! थोड़ी देर के बाद आर्यन अपना पेशेंस खो देता है और डेविड के पास जाके वो कहता है, डेविड को उठाता है अपने हाथों में और कहता है कि जो भी इसके अंदर है, जो भी डेमन, जो भी डेविल या जो भी बीस्ट इसके अंदर है, अगर तुम में हिम्मत है तो इस छोटे बच्चे से निकल के मेरे अंदर आओ, मैं तुमसे फाइट करूँगा। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। सारे प्रीस्ट, एड लॉरेन सब कह रहे होते कि ये मत करो, लेकिन आर्यन नहीं रुकता है। आर्यन कंटिन्यू चैलेंज करता रहता है और थोड़ी देर के बाद डेविड शांत होता है। डेविड की सारी मूवमेंट्स रुक जाती हैं, कहीं ना कहीं वो नॉर्मल होता है। प्रीस्ट, उसके फैमिली वाले सब डेविड को देखते हैं। सब लोग सोचते हैं कि एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हुआ एंड डेविड कहीं ना कहीं अभी सेफ है, लेकिन एड एंड लॉरेन की नज़रें देख रही होती है सिर्फ आर्यन को एंड उन्हें पता होता है
कि आर्ने ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब दोस्तों एग्जॉर्सिज्म की जो प्रोसेस होती है वो जुलाई में ख़त्म हो जाती है। एग्जॉर्सिज्म के बाद डेविड अपनी वापस नॉर्मल लाइफ जीता है, सारी जो उसकी एक्टिविटीज़ होती है वो नॉर्मल हो जाती है। अचानक अक्टूबर का मंथ आता है, एड एंड लॉरेन को कुछ होता है एंड वो सीधा जाते हैं ब्रूकफील्ड पुलिस स्टेशन और वो उन्हें एक वार्निंग देती है कि वो आर्ने पे नज़र रखें, क्योंकि अगर वो आर्ने पे नज़र नहीं रखते हैं तो नियर फ्यूचर में आने वाले 3-4 महीनों में या तो कोई आर्ने के हाथों मरेगा या तो आर्ने खुद सुसाइड कर लेगा। अब दोस्तों चीज़ें नॉर्मल चल रही होती है और डेबी को भी एक डॉग ग्रूमर का जॉब मिल जाता है एंड वो और आर्ने अलग से रहने लगते हैं। फिर दोस्तों आता है फरवरी 16, 1981 का दिन। आर्ने, डेबी, आर्ने की 2 बहनें और एलन बोनो ये सारे जाते हैं एक लंच पार्टी के लिए। लंच पार्टी हो रही होती है और उसी समय एलन बोनो वो वहाँ पे ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं और इसके बाद सभी लोग अपने घर वापस जाते हैं। घर वापस जाने के बाद डेबी आर्ने की दोनों बहनों को लेके कहीं जा रही होती है कि तभी वो एलन बोनो की जोरों से आवाज़ सुनती है और जैसे वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि एलन बोनो नीचे पड़ा हुआ है, आर्ने उसके छाती पे बैठा हुआ है और आर्ने के हाथ में एक चाकू है जिससे उसने एलन का कत्ल किया। आर्ने ने करीब 4 से 5 वार किए थे एलन बोनो पे और सारे वार इतने खतरनाक थे कि उसके एक वार में ही कोई भी इंसान मर जाता। अब एक और जहाँ पे एलन बोनो का मर्डर हो जाता है, वही दूसरी ओर डेविड उसके भाई के साथ होता है और डेविड कहता है एलन बोनो इज नो मोर। अब जैसे ही डेविड का भाई ये सुनता है वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ये क्या किसने किया? तो डेविड कहता है द डेविल किल्ड एलन। जैसे डेविड ये कहता है तो उसका भाई पूछता है तुम्हें ये किसने बताया? तब डेविड कहता है द डेविल टोल्ड मी एंड ही इज कमिंग टू किल अस टू। डेविड की माँ और डेविड के पापा डेविड के बड़े भाई के साथ तुरंत एलन बोनो के आ जाते हैं और घर में सिर्फ होते हैं डेविड और उसका एक भाई। डेविड बार बार कह रहा होता है ही इज कमिंग, लेकिन थोड़ी देर बाद डेविड नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद आर्ने को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। वो करीब एलन के घर से जहां उसने मर्डर किया था वहां से करीब 3.2 किलोमीटर्स आगे और इन द डायरेक्शन ऑफ डेविड हाउस पकड़ा जाता है। आर्ने को फिर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। आर्ने को जैसे ही पुलिस स्टेशन ले जाती है तो आर्ने सबसे पहला सवाल जो पूछते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। पुलिस कहती है कि तुमने अपने दोस्त एलन बोनो का मर्डर किया है जिसकी वजह से तुम यहाँ हो। वो कहता है ये हो ही नहीं सकता, वी वर जस्ट पार्टिंग अ मोमेंट बिफोर, थोड़ी देर पहले हम पार्टी कर रहे थे, वो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसे क्यों मारूंगा? पुलिस इसे सुन के कहती है कि वो सब हमें पता है लेकिन स्टिल तुम ही ने एलन को मारा है और इसके विटनेस है हमारे पास, तुम्हारी बहन है जिन्होंने खुद ने देखा है तुम्हें एलन को मारते हुए। इसके बाद जब भी पुलिस वाले उनसे कुछ पूछते तो वो यही कहते कि मुझे याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि लंच के बाद हम लोग आए, मैं घर के स्टोर रूम में गया कुछ सामान लेने और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। इसके बाद आर्ने अपना एक वकील करते हैं मार्टिन मिनेला, जिनकी उम्र उस समय करीब 32 साल थी, जिनके मैं आगे कई सारे आपको क्लिप्स दिखाने वाला हूँ। उन्हें वो सब कुछ चीज़ें बताते हैं जो चीज़ें उनके साथ हुई, ग्लैडज़ेल फैमिली के साथ जो सारी चीज़ें हुई, जो एक्सॉर्सिज्म में हुआ, जो सब चीज़ें हुई, सब चीज़ें वो मार्टिन मिनेला को बताते हैं। मार्टिन मिनेला जैसे ये सुनते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये केस कहीं ना कहीं पोजीशन से रिलेटेड है और इस केस में कोर्ट में अच्छा खासा केस बन सकता है। इसके बाद दोस्तों जब केस कोर्ट में जाता है सो एज एक्सपेक्टेड जो होना था, जो जैसे डॉक्यूमेंटेड है, डे 1 में कोर्ट की सारी लाइटिंग फ्लिकर करने लगती है। सारी लाइटिंग जो आज तक ठीक थी, जैसे कुछ हुआ नहीं था, एकदम से सारी लाइटिंग एक साथ फ्लिकर करती है। मेंटेनेंस क्रू ने उसे फिक्स करने का ट्राई किया लेकिन उस दिन हियरिंग नहीं हो पाई, कोर्ट में लाइटिंग आ ही नहीं। फिर दोस्तों डे 2 आता है। इस दिन लाइटिंग तो फ्लिकर नहीं हुई लेकिन जो एक जूरी मेंबर थे उनकी फैमिली में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से ये हियरिंग को पोस्टपोन करना पड़ा। उसके अलावा मार्टिन मिनेला के साथ भी 1 या 2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिससे उन्हें यकीन हो गया था कि आर्ने के केस में सिर्फ आर्ने इन्वॉल्व नहीं है बल्कि कोई डेमन है, तो कुछ और ऐसी स्पिरिट है जो कि उन्हें ये केस नहीं लड़ने देना चाहती है। लेकिन जैसे ही पहला हियरिंग होता है जो ऑफिशियली अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के साथ हियरिंग हुआ, उस हियरिंग में जज पहला स्टेटमेंट यही देते हैं कि कोई भी चीज़ डेमन या पोजीशन से रिलेटेड होगी वो सीधा यहाँ पे हटा दी जाएगी। तो यानी जो सारा केस मार्टिन मिनेला ने इतना बनाया था जिसके लिए वो ब्रिटिश गए थे, काफ़ी सारे रिसर्च वगैरह उन्होंने किया, काफ़ी सारी स्टडी की, वो एक झटके में ख़त्म हो गई। यहाँ मार्टिन मिनेला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वही जो प्रोसिक्यूटर थे वो आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे थे कि एलन बोनो एंड आर्ने दोनों ही ड्रंक थे, दोनों में आर्ग्यूमेंट हुई और इसी नशे में आर्ने ने एलन बोनो का मर्डर कर दिया। इसके बाद मजबूरन मार्टिन मिनेला
और आर्ने को एक सेल्फ डिफेंस की थ्योरी बनानी होती है। ऑल्दो ये थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स थे, क्योंकि आर्ने ने एक तो 4 बार एलन बोनो को मारा था। इसके अलावा जो उन्होंने पहले डिमन वाली थ्योरी बताई थी, उसके बाद ये थ्योरी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी सूट नहीं हो पा रही थी। लेकिन स्टिल मार्टिन मिनेलर ने सोचा कि शायद यही एक इकलौता रास्ता है कि जिससे आर्ने को अब न्याय दिलाया जा सकता है। यहाँ एक और आर्ने की हियरिंग्स चलती रहती है। वही आर्ने जेल में कुछ चीज़ें सफ़र कर रहा होता है। पूरी जेल विटनेस करती है कि कभी आर्ने अपना हाथ काट देता, कभी वो उल्टा सीधा होता, कभी वो अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से ट्वेल कर देता, या कभी उसे एकदम ठंड लगने लग जाती, या कुछ ना कुछ चीज़ें होती, या कुछ तोड़ फोड़ कर देता। ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें आर्ने के साथ कंटिन्यू जेल में हो रही थी। और ये सारी चीज़ें उस आर्ने की है जो एक आइडियल लड़का था, जो कभी किसी से मारपीट नहीं करता, जो कभी एरोगेंट नहीं था, जिसने कभी किसी को गाली तक नहीं दी। उसके ऊपर एक मर्डर का चार्ज, और साथ ही साथ जेल में ये सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें डेली पेपर में आती, मैगजीन्स में कवर हो रही थी। ये सब चीज़ें सब लोगों को पता थी, लेकिन क्योंकि कोर्ट इन सारी चीज़ों को मान नहीं सकता है, इस वजह से कोर्ट इससे दूर भाग रहा था। एंड कुछ हियरिंग के बाद जब डिफेंस एंड प्रोसिक्यूटर्स दोनों की कुछ अपनी आर्ग्यूमेंट्स खत्म होती है, तो फाइनल वर्डिक्ट होता है जूरी के हाथ में। और जब जूरीज अपना फैसला सुनाते हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे कि उन्होंने किस बेसिस पे उनका फैसला सुनाया। मार्टिन मिनेलर खुद कहते हैं कि इवन दो जज ने जो भी डेमन की थ्योरी है या फिर कुछ सारी चीज़ें रिजेक्ट करती थी, लेकिन जो जूरीज थी वो हर रोज़ पेपर पढ़ रही थी, वो हर रोज़ मैगजीन देख रही थी, एंड दे न्यू कि ये केस किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। एंड जो फाइनल वर्डिक्ट जूरी का था कि आर्ने के ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, बल्कि वो उनके ऊपर एक मेन स्लॉटर का चार्ज लगाती है, जिसे आप कह सकते हो कि अनजाने में हुआ कत्ल, उस चीज़ का चार्ज लगता है आर्ने पे, जिसके लिए उन्हें करीब करीब 10 से 20 साल की सज़ा होनी होती है। लेकिन करीब 5 साल में ही आर्ने के गुड बिहेवियर की वजह से आर्ने को जेल से रिहा कर दिया जाता है, और 1986 में आर्ने जेल से बाहर निकलते हैं। आर्ने के जेल में होते हुए यानी करीब 1985 में डेबी और आर्ने की शादी होती है। इसके बाद दोस्तों आर्ने पे कभी कोई पोजिशनल अटैक नहीं हुआ जब से वो जेल से बाहर निकले। और आर्ने कहते हैं, आज मैं जानता हूँ कि अगर मुझ पे कोई पोजीशन हो रहा है तो उसे मैं कैसे रोकना है। वो पहले इतने ज़्यादा धार्मिक नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक बन चुके हैं। अब ये तो थी डेविड एंड आर्ने की स्टोरी, जिसमें आपने देखा किस तरीके से पोजीशन ने काम किया। लेकिन इस स्टोरी का एक क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स ये है कि डेविड का एक बड़ा भाई जिसका नाम था कार्ल जॉनसन जूनियर, वो काफ़ी टाइम बाद टीवी पे आते हैं एंड कुछ बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं। वो कहते हैं कि जिस समय डेविड पजेस होने की बात कर रहे थे, उस समय शायद डेविड मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनका मानना है कि एड एंड लॉरेन ने जानबूझ के ये थ्योरी बनाई पोजीशन वाली, जिससे कि वो अच्छा खासा पैसा कमा सकें। उनका ये भी मानना है कि हो सकता है कि जो डेविड की जो इतनी हालत ख़राब हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि उनकी माँ जूडी उन सब के खाने में रोज़ थोड़ा थोड़ा सोमिनेक्स मिलाया करती। तो सोमिनेक्स अगर मैं बताऊँ एक ऐसी ड्रग है या एक ऐसी मेडिसिन है जिससे कि नींद जल्दी आती है, लेकिन इसका ओवरडोज हो जाए तो इससे कुछ भी हो सकता है। तो कार्ल का कहना है कि शायद हो सकता है कि उनकी माँ के इसी ओवरडोज के कारण जो भी सारे हेल्यूसिनेशंस थे डेविड को हो रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कई सारी चीज़ें कही जो जिसके हिसाब से आर्ने उस समय अपने पूरे होश आवाज़ में थे, और उन्होंने अपने हाथों से अपने होश आवाज़ में एलन का मर्डर किया। लेकिन डेविड और आर्ने दोनों ही इन चीज़ों को सिरे से खारिज करते हैं। उनके हिसाब से कार्ल जो कह रहे हैं वो एकदम झूठ है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो हेल्यूसिनेशन हो, क्योंकि जितने सारे डेविड लैंग्वेजेस में बात करते जो उन्होंने कभी सुनी भी नहीं है सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बात करते, जो फिर वो आवाज़ें निकालते, जो बॉडी शेप ट्विस्ट करते, ये सारी चीज़ें जस्ट हेल्यूसिनेशन नहीं हो सकती। तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ हुआ है स्टोरी में? स्टोरी की रिसर्च में मैंने बहुत टाइम लगा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई भी अब तक गलत न्यूज़ पहुंचे। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक कर देना। बाकी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।